जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, हम लोग देख रहे थे बायोलॉजी का टॉपिक सेल अर्थात कोशिका। साथियों, टॉपिक हम लोग देख रहे थे जिसमें साथियों हमने आपको इसका एक पार्ट करा दिया है। और साथियों आज जो हम लोग इसका दूसरा पार्ट करने वाले हैं जिसमें हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 30% को देखने वाले हैं। और साथियों साथ में जो है इसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो साथियों अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों ये जो क्लास है आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और साथियों इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और लास्ट में साथियों हम आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो साथियों ये जो क्लास है इसमें हमने फैक्ट के साथ में साथियों क्वेश्चन को कवर किया है। तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी जो है, बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें जो है अधिक नमक और चीनी सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। ठीक है, तो साथियों इसका आप लोग राइट आंसर ए याद रखिएगा। इसका जो क्वेश्चन था ये खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक जो है परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारक केंद्र पाया जाता है। बताइए जो तारक केंद्र साथियों है ये पाया जाता है, आंसर इसका क्या हो जाएगा। साथियों हमने इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए हैं और साथियों इसमें हम आशा करते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस कोशिका टॉपिक से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं हमने इसमें सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। और साथियों इससे बाहर जो है आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए साथियों इस क्लास को अच्छे से करिएगा। बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तारक केंद्रक जो पाया जाता है वो ऑप्शन नंबर ए प्राणी कोष में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। और साथियों ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना कि जो तारक केंद्र है ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है। अगर आपसे यहीं पर पूछा जाता कि जो तारक केंद्र है वो किस लिए सहायक होता है तो आप लोग साथियों याद रखिएगा कोशिका विभाजन में ये सहायक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक के झिल्ली में उपस्थित होते हैं। बताइए कि झिल्ली में जो है उपस्थित होते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों थाइलेकाइड के साथियों झिल्ली में उपस्थित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक के झिल्ली में उपस्थित होते हैं थाइलेकाइड के। ठीक है, तो जो थाइलेकाइड होती है इसकी झिल्ली में ये उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम केंद्र है। तो दोस्तों जो राइबोसोम है वो किसका केंद्र है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा जो राइबोसोम होता है इसका मुख्य कार्य होता है अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता ये करता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका अगर आपसे पूछा जाए कि राइबोसोम का कार्य क्या होता है तो ये जो है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा साथियों कथन सही नहीं है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों कोशिका जो है कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये जो है कथन सही नहीं है। अगर आप लोग पूछा जाए कि कौन सा कथन सही है तो कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं, ये भी सही है। लेकिन इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है यानी कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो कथन है ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। बताइए आसान प्रश्न साथियों है।
अगर आप लोगों ने साइंस को पढ़ा होगा अच्छे से तो आप लोग जो है इसका आंसर बता लेंगे। बताइए साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो माइटोकॉन्ड्रिया है साथियों, ये जो है कोशिका का पावर हाउस इसको कहा जाता है। दोस्तों ये जो है ये प्लांट सेल एवं एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। ये भी आप लोग यहाँ से याद रखिएगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। और दोस्तों ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एडीपी को एटीपी में तथा एटीपी को एडीपी में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है। बताइए दोस्तों, जो जंतु कोशिका होती है इसमें क्या अनुपस्थित होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों जो जंतु कोशिका होती है इसमें सेलुलोज की कोशिका भित्ति ये अनुपस्थित होती है। यानी कि साथियों जो जंतु कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि जो पादप कोशिका है तो पादप कोशिका में दोस्तों कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाल्जी काय उत्पन्न हुए। साथियों जो गाल्जी काय है ये उत्पन्न हुए, ये किससे उत्पन्न हुए ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों जो गाल्जी काय है ये अंतःद्रव्यीय रेटिकुलम से ये उत्पन्न हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। साथियों बात कर लेते हैं, गाल्जी बॉडी से जंतु कोशिका में लाइसोसोम का निर्माण होता है। ठीक है, किससे? तो साथियों जो गोल्जी बॉडी होता है इससे जंतु कोशिका में लाइसोसोम का निर्माण होता है। और कोशिका भित्ति दोस्तों पादप कोशिका में पाया जाता है जो सेलुलोज का बना होता है। ये भी आप लोग पॉइंट साथियों याद रखिएगा। ठीक है, कि दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिकाओं में ये किसकी बनी होती है, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर आंसर याद रखिएगा, ये जो है सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी हैं जो बिना न्यूक्ली या न्यूक्लाइड हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों वो जो पादप कोशिकाएं हैं वो कौन सी हैं, तो उनका नाम है वाहिनी कोशिकाएं। कौन सी? दोस्तों जो वाहिनी कोशिकाएं हैं वो बिना न्यूक्ली या न्यूक्लाइड हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा कि जड़ के पतला धागे जैसा जो निकला होता है भाग उसे मूल रोम कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल रोम किसे कहते हैं, तो दोस्तों जो जड़ होती है तो जड़ के पतला धागे जैसे जो निकली हुई संरचना होती है उसी को जो है मूल रोम कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। बताइए जो संरचनाएं हैं संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अंतःद्रव्यी जालिका और कोशिका कला। दोस्तों ये जो है दोनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि जो कोशिका भित्ति तथा क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कौन से अंग जो है भिन्नता प्रदान करते हैं, तो आप लोग यहाँ पर आंसर लगाइएगा कि साथियों जो पादप कोशिका होती है इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है। बताइए कि किस शैवाल का जो प्रयोग है अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरेला। क्या? क्लोरेला साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो क्लोरेला शैवाल है इसका प्रयोग जो है अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है। अंतरिक्ष यात्री यान के हौज में भोजन एवं ऑक्सीजन के लिए क्लोरेला को अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो यान में भोजन और ऑक्सीजन के लिए क्या अपने साथ ले जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा क्लोरेला को अपने साथ ये ले जाते हैं।
ये साथियों किस लिए ले जाते हैं? तो भोजन एवं ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पके हुए टमाटरों का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बताइए कि जो पके हुए टमाटर होते हैं इनका लाल रंग जो है दोस्तों किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोटीनाइड या लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण दोस्तों टमाटर का जो लाल रंग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको भी आप लोग जान लीजिए। साथियों जो पर्णहरित है, पर्णहरित प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या सहायक होता है, दोस्तों जो पर्णहरित होता है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। हार्मोन शरीर के विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है तथा शरीर के वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। क्या चीज? तो हार्मोन। ठीक है, विटामिन की खोज 1912 में फंक के द्वारा की गई थी। ये साथियों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन की खोज किसने किया था, तब साथियों आप लोग आंसर याद रखिएगा, फंक ने किया था। विटामिन से किसी प्रकार के ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, किंतु इसकी थोड़ी सी मात्रा शरीर के लिए लाभदायक होता है। दोस्तों यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन से क्या प्राप्त होता है शरीर के लिए, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि जो विटामिन होता है ये इसमें जो है ऊर्जा की प्राप्ति इससे नहीं होती है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ये याद रखिएगा, लेकिन जो है विटामिन साथियों ये शरीर के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन क्या है। पूछा गया है इसमें कि 1831 में एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? बताइए कि 1831 में कोशिका में केंद्रक की खोज किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। तो कोशिका में दोस्तों केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हैं कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत की बात की जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन ने जो है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। अगर वहीं पर बात की जाए मेंडल की, तो दोस्तों जो मेंडल ने अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, मेंडल को दोस्तों अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम में दोस्तों ये इनसे जो है क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, तब साथियों आप लोग आंसर लगाइएगा चार्ल्स डार्विन। और अगर आपसे पूछा जाए कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो मेंडल को दोस्तों अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? यानी दोस्तों आपसे पूछा गया है कि जो सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पौधे। क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पौधे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है इसमें कि डम्बेलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? बताइए जो डम्बेलाकार द्वार कोशिकाएं होती हैं ये किसमें होती हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जो डम्बेलाकार द्वार कोशिकाएं हैं ये गेहूं में होती हैं। किसमें होती हैं? तो गेहूं में दोस्तों ये डम्बेलाकार दोस्तों द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कोशिका किसके कारण स्फीति हो जाती है? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। बताइए कि दोस्तों जो कोशिका है वो किसके कारण से स्फीति हो जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतःपराशरण के कारण दोस्तों जो कोशिका है ये स्फीति हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतःपराशरण। क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतःपराशरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, अतिवर्धन का अर्थ क्या है? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि दोस्तों जो अतिवर्धन है इसका अर्थ क्या होता है? दोस्तों अतिवर्धन का अर्थ होता है कोशिकाओं की संख्या में असमान वृद्धि। ठीक है, इसी को बोलते हैं अतिवर्धन। मतलब
कोशिकाओं की संख्या में जो असमान वृद्धि होती है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगर कोशिकाओं की संख्या में असमान वृद्धि से दोस्तों क्या होता है, तो कैंसर नामक बीमारी होती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि अगर दोस्तों कोशिकाओं की संख्या में असमान वृद्धि होने लगे तो दोस्तों कैंसर नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो इसको आप लोग ये पॉइंट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, बताइए वो क्या है, कौन सा साथियों जो जीव है जो विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। इसका आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो माइकोप्लाज्मा है दोस्तों, ये सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है दोस्तों नई दिल्ली, पटना, जयपुर या हैदराबाद। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सेलुलर और मॉलिक्यूलर जो जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ पर है, तो ये है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, हैदराबाद में दोस्तों सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र है। यहाँ पर साथियों ये भी कुछ केंद्र दिए हुए हैं, इनको भी आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दोस्तों ये भी नई दिल्ली में है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर है, तो दोस्तों ये लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर है, तो ये भी दोस्तों लखनऊ में है। तो आप लोग यहाँ से 4 पॉइंट याद रखिएगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान दोस्तों लखनऊ में है, और केंद्रीय औषधि शोध संस्थान ये भी लखनऊ में है। ठीक है, तो ये आप लोग 4 पॉइंट याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पूछा गया है इसमें क्वेश्चन नंबर 20, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, बताइए इसका आंसर क्या होगा कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। ऑप्शन है दोस्तों कोशिका, अंग, ऊतक या नाभिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन की मूलभूत इकाई दोस्तों कोशिका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें दिए हुए हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिए, ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, यहाँ पर बताया गया है कि कोशिका जो है क्या, तो कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। ये पॉइंट दोस्तों आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका के अध्ययन के जो विज्ञान है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको दोस्तों साइटोलॉजी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों अगला है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। कब किया था, तो 1665 ईस्वी में कोशिका शब्द का प्रयोग दोस्तों सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। अगर कोशिका की बात की जाए तो कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों 1838-39 में स्लाइडन एवं स्वान ने किया था। सबसे बड़ी कोशिका अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि कोशिका के अध्ययन की बात की जाए तो साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है और कोशिका सिद्धांत की प्रतिपादन किसने किया, तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन एवं स्वान ने किया था। सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों होती है। तो यहाँ पे जितने साथियों पॉइंट दिए हैं सारे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसलिए आप लोग इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पूछा गया है इसमें कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है।
बताइए कि मानव शरीर में जो मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन दोस्तों है लाल रक्त कोशिका, यकृत कोशिका, मांसपेशी कोशिका या श्वेत रक्त कोशिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कोशिका में दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। आइए देख लेते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको भी दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा। हमने साथियों वही फैक्ट्स लिए हैं जो कि रेलवे एग्जाम में आ सकते हैं। तो साथियों सबसे पहला तो आप लोग को पता होना चाहिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज किसने किया था। तो दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज अल्टमैन ने 1890 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो 1890 ईस्वी में अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। अगर साथियों बेंडा की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दोस्तों किसने दिया था? तो बेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों श्वसन स्थल है। क्या है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया है ये श्वसन स्थल है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र या पावर हाउस कहा जाता है। डीएनए केंद्र के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर याद रखिएगा, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो डीएनए है, डीएनए जो है केंद्रक के अलावा जो है माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि सबको पता होगा कि जो डीएनए है वो केंद्रक में पाया जाता है। लेकिन दोस्तों ये भी याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो डीएनए है वो केंद्रक के अलावा और किसमें पाया जाता है, तो अब आप लोग आंसर लगाइएगा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी दोस्तों डीएनए पाया जाता है। लाइसोसोम की बात की जाए तो लाइसोसोम को आत्मघात की थैली या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। राइबोसोम को दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ये दोस्तों जितने पॉइंट हैं आप लोग इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था, बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है श्वसन स्थल है, और माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। डीएनए दोस्तों केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में भी पाया जाता है। और लाइसोसोम की बात की जाए तो दोस्तों लाइसोसोम को आत्मघात थैली कहते हैं या आत्महत्या की थैली कहते हैं। और राइबोसोम दोस्तों, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, ये जितने पॉइंट हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? बताइए कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन है सक्रिय परिवहन, प्रसार, विपरीत परासरण या परासरण। तो इसका आंसर हो जाएगा सक्रिय परिवहन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हैं। तो दोस्तों यहां से आप लोग याद रखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन जननशिल में होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो अर्धसूत्री विभाजन है वो किस में होता है, तो दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन जो है जननशिल में होता है, और इसके एक सेल के विभाजन से 4 सेल का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। और दोस्तों अगर आपसे समसूत्री विभाजन की बात की जाए तो ये जो है कायिक सेल में होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो अर्धसूत्री विभाजन है ये जनन सेल में होता है, और जो समसूत्री विभाजन है ये कायिक सेल में होता है। और इसकी दोस्तों इसकी प्रोफेज जो व्यवस्था है ये जो है छोटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि जो अर्धसूत्री विभाजन है इसमें जो प्रोफेज अवस्था लंबी होती है, और जो समसूत्री विभाजन दोस्तों है इसकी जो प्रोफेज अवस्था है ये छोटी होती है। क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन-स्टिर क्रोमैटिड के बीच होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहां से ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। साथियों अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? बताइए सबसे बड़ी जो मानव कोशिका है वो कौन सी है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा सबसे बड़ी जो मानव कोशिका है ये जो है ओवम है।
ठीक है। और दोस्तों आप लोग यहाँ से ये पॉइंट याद रखिएगा। तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओवम। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि कोशिका दोस्तों क्या है, तो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक जो इकाई है वो है कोशिका। ठीक है, तो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक जो इकाई है ये दोस्तों कोशिका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। बताइए वो कौन सा अंग है जो पादप कोशिका में तो पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है, क्लोरोप्लास्ट दोस्तों। ये जो है पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं, कुछ इसमें पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इनको देख लेते हैं। साथियों जो पॉइंट इसमें दिया है, जीव द्रव्य को जीवन का आधार माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि जीवन का आधार किसे कहते हैं, तो जो जीव द्रव्य होता है दोस्तों इसको जीवन का आधार माना जाता है। जीव द्रव्य का नामकरण दोस्तों पुरकिंजे ने किया था। ये आप लोग याद रखिएगा कि दोस्तों कि जो जीव द्रव्य है इसका नामकरण किसने किया था, तो पुरकिंजे ने किया था। और जीव द्रव्य का दोस्तों 76% ऑक्सीजन तत्व का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों, जो जीव द्रव्य का 76% जो है ये ऑक्सीजन तत्व का बना होता है। जीव द्रव्य में लगभग 90% जल होता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो दो हैं, ये कौन कौन से, तो पहला तो आप लोग याद रखिएगा कि जीवन का जो आधार है वो जीव द्रव्य है। और जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था, तो दोस्तों आप लोग आंसर लगाइएगा, पुरकिंजे ने किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि जो जीव द्रव्य है इसमें जो है ये किसका बना होता है, तो 76% इसमें ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो जीव द्रव्य है इसमें जल की मात्रा कितनी होती है, तो लगभग 90% दोस्तों इसमें जल की मात्रा होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन यहां पर है, पूछा गया है कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। बताइए दोस्तों, यहां पर पूछा गया है कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा काइटिन। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो कवक की कोशिका भित्ति होती है दोस्तों ये किसकी बनी होती है, तो ये काइटिन की बनी होती है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा काइटिन। आइए देखते हैं दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये भी देख लेते हैं। साथियों यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करने के लिए वो क्या है, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों कवक का जो अध्ययन है वो माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, तो कवक का दोस्तों अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहलाता है। कवक जो है पर्णरहित सकेंद्रीय संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट है। क्या है दोस्तों, जो कवक है वो पर्णरहित सकेंद्रीय संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो कवक होता है तो कवक में जो संचित भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। ठीक है, कवक पौधे में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं और यूकैरियोटिक का कोशिका भित्त सेलुलोज का बना होता है। यानी कि जो पादप कोशिका होती है दोस्तों, जो पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक का जो दोस्तों जो कोशिका भित्ति होता है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। तो दोस्तों ये आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। दो पॉइंट यहाँ पर है। पहला है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो यूकैरियोटिक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सेलुलोज की बनी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तब दोस्तों आप लोग यहाँ पर रखिएगा याद कि प्रोटीन का जो प्रोकैरियोटिक का कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ठीक है, तो दोस्त मेरे यहाँ पर ये पॉइंट जो है याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है। बताइए कि दोस्तों जो सितारे हैं, सितारों में जो प्लाज्मा है ये बनने का कारण क्या है। ऑप्शन है उच्च दाब, कम तापमान, उच्च तापमान या उच्च तापमान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च तापमान। दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ताकि दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा उच्च तापमान दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको देख लेते हैं। यहां पर दोस्तों आप लोग ये भी याद रखिएगा कि जो एकाइनोडर्मेटा संघ का जीव तारा मछली, बीटल स्टार एवं फेदर स्टार है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि इकाइनोडर्मेटा संघ का जीव क्या है तो आप लोग यहाँ पर आंसर लगाइएगा तारा मछली। बीटल स्टार एवं जो फेदर स्टार है ये जो है इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव हैं। दोस्तों जो एंटोडॉन का नाम फेदर स्टार है। ठीक है, जो एंटोडॉन है इसी का नाम जो है फेदर स्टार है। ठीक है, ऑफियोरा को ब्रिटल स्टार कहते हैं। ठीक है, जो ऑफियोरा है इसको जो है ब्रिटल स्टार कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि प्लाज्मा में 90% भाग लगभग जल होता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर पॉइंट याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक बहुकोशिकीय जीव है। बताइए एक जो बहुकोशिकीय जीव है वो कौन सा है, उसमें ये पूछा गया है। तो दोस्तों जो एक बहुकोशिकीय जीव है उसका नाम है एगेरिकस। क्या है दोस्तों, जो एगेरिकस है ये एक बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। साथियों यहाँ पर अगर फैक्ट्स की बात करते हैं तो आप लोग के जो याद करने के लिए पॉइंट है तो वो है, सबसे पहले तो आप लोग याद रखिएगा कि कोशिका जो है जीवों का आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। हमने आपको ये पहले भी बताया है कि जो कोशिका है वो जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्मतम इकाई द्वारा निर्मित होता है जिसे कोशिका कहा जाता है। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ये सरल रचना वाली कोशिका होती है जैसे जीवाणु कोशिका। और अगर वहीं पर बात की जाए यूकैरियोटिक कोशिका की तो ये कोशिकाएं पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो कौन सी कोशिकाएं होती हैं, जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो कौन सी कोशिकाएं होती हैं। आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें जितने पॉइंट हैं हम आपको सारे पॉइंट बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हमने आपको दोबारा इसलिए बताया कि जो है ये आपको याद हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसे कोशिका ऑर्गेनेल का कोशिका का मास्टर कहा जाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। बताइए कि किसे जो है कोशिका ऑर्गेनेल का कोशिका मास्टर कहा जाता है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर बताइएगा कि कोशिका मास्टर किसे कहा जाता है। आंसर हो जाएगा दोस्तों नाभिक। क्या हो जाएगा, नाभिक। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना कि जो नाभिक है, नाभिक कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। हमने आपको पहले बताया है कि जो नाभिक है दोस्तों, नाभिक में कोशिका में जो केंद्रक की खोज है वो किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था। कोशिका द्रव के बीच में एक बड़ी गोल एवं गाढ़ी संरचना पाई जाती है जिसे नाभिक या केंद्रक कहते हैं। इसके चारों ओर दोहरी परत की एक झिल्ली होती है जिसे केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और केंद्रक के अंदर जो है गाढ़ा अर्ध तरल द्रव भरा होता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव में दोस्तों महीन जाल होता है जिसे क्रोमैटिन को जालिका कहते हैं। ठीक है, और ये डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। और केंद्रक की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है,
और दोस्तों जो केंद्रक के जो चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसी को केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और केंद्रक के अंदर जो गाढ़ा तरल द्रव भरा होता है इसी को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और दोस्तों जो केंद्रक द्रव में जो महीन जाल होता है क्रोमैटिन को जालिका कहते हैं। और ये डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इतने पॉइंट आप लोग समझ में आ गए होंगे, तो आप लोग इनको याद रख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। बताइए कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। हमने ये आपको बताया है कई बार, इसलिए जो है आप लोग को ये आंसर आता होगा। आप लोग दोस्तों इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या है इसका राइट आंसर। तो दोस्तों जो कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पर आप लोग राइट आंसर याद रखिएगा, राइबोसोम। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग याद रखिएगा कि जो राइबोसोम है, राइबोसोम नामक अम्ल और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, जो राइबोसोम है ये आरएनए नामक अम्ल और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, और यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। ये आप लोग दोस्तों याद रखिएगा कि लाल रुधिर कण द्वारा जो है प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। जो प्रोटीन संश्लेषण होता है दोस्तों ये जो है राइबोसोम के द्वारा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटीन का शक्ति केंद्र कहा जाता है। लाइसोसोम को दोस्तों आयतमघाती थैली भी कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर ये पॉइंट आपको नहीं बताया अभी, जो दोस्तों गोल्गी बॉकाय है ये जो है यातायात प्रबंधक भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, जो गोल्गी का है इसको यातायात प्रबंधन भी कहा जाता है। इसको लाइसोसोम को दोस्तों आत्मघाती थैली कहा जाता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है दोस्तों इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है या प्रोटीन का शक्ति केंद्र इसको कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यहां पर पूछा गया है कि डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे कहा जाता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो डीएनए है दोस्तों, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन है केंद्रक, तारक काय, यहां पर है तारक काय, जीन या गुणसूत्र। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि जो डीएनए का एक जो खंड होता है जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे जीन कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट में फैक्ट दिए हुए हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग याद रखना कि जो क्रोमैटिन जालिका है ये डीएनए एवं प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों, जो क्रोमैटिन नामक जालिका है ये डीएनए एवं प्रोटीन की बनी होती है। डीएनए आनुवंशिकी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं और कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जालिका के धागे अलग होकर कई छोटी एवं मोटी छड़ जैसी रचना में परिवर्तित हो जाते हैं और इसी को ही गुणसूत्र कहते हैं। तो आपको दोस्तों समझ में आ गए होंगे गुणसूत्र किसे कहते हैं। जो कोशिका विभाजन के समय जो क्रोमैटिन जालिका के धागे अलग होकर के कई छोटी एवं मोटी छड़ जैसी रचना में परिवर्तित हो जाते हैं उसी को जो है गुणसूत्र कहते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की भी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। और दोस्तों जो डीएनए है, डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ तथा जीन को आनुवंशिक इकाई कहते हैं। केंद्रक के अंदर द्रव में एक छोटी गोलाकार या अंडाकार रचना पाई जाती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, आज के लिए बस इतना ही था। आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। और दोस्तों ये जो प्रश्न है इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, और दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। तो साथियों अगर आप लोग क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए और दोस्तों चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाली क्लास नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।